नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके उन्हें यूट्यूब परिवार में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एक बेहद ही शानदार क्लास दोस्तों, जिसमें हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास दोस्तों। इसमें दोस्तों मैं आपको पूरा एनसीईआरटी हिस्ट्री का निचोड़ जो है कि कराने वाला हूं दोस्तों। और ये सीरीज लगभग जो है कि 7 दिन की चलने वाली है। इसमें मैं दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट हिस्ट्री कराने वाला हूं। इसी तरीके से पूरा जियोग्राफी और इसी तरीके से पूरा पॉलिटी में कराऊंगा और बिल्कुल सीरियल वाइज कराऊंगा दोस्तों। 6 से लेकर पूरा 8 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज़ें बिल्कुल सीरियल वाइज है। अगर इस पूरे सीरीज को आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो है हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे ताकि उनके पास भी ये वीडियोस चला जाए। ठीक है, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा गया है आपका पहला फर्स्ट चैप्टर से ही पूछा गया है क्लास 6 के कि गेहूं और जौ की फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं एसएसटी के पेपर में। फर्स्ट दिया है इसके बारे में, गेहूं और जौ फसलों के संदर्भ में क्या दिया गया है कि मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम इन्हीं फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई। दूसरा पॉइंट दिया है कि इन फसलों के उपजाने का जो क्षेत्र था वो हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। अब क्या दिया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी ये जो दो कथन दिए गए हैं इन दोनों कथन में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपका केवल एक, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों, और तीसरा है न तो एक और न ही दो। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, अगर हम बात करते हैं कि जो मनुष्य के द्वारा सबसे पर सर्वप्रथम जो फसल उपजाने की शुरुआत हुई थी वो गेहूं और जौ ही थी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। बाकी जो दूसरी बात की गई है कि क्षेत्र इसका जो उपजाने का क्षेत्र था हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी, तो ये बात जो है आपका गलत है। ये जो है कि जो क्षेत्र था ये क्या था, तो सुलेमान और कृथर पहाड़ियाँ थी, न कि हिमालय और विंध्य की पहाड़ियाँ थी। ठीक है, तो इस वजह से जो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। केवल एक कथन जो है बिल्कुल सही है, किसके बारे में, गेहूँ और जौ की फसलों के बारे में। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आया है और क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर देंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन आपका पूछा गया है दोस्तों कि भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको मैं एक ही क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये चीज़ आप समझ के चलिए। अगर मैं आपको 20 क्वेश्चंस कराता हूं तो समझिए कम से कम आपका 20 दुना के 40 यानी 40 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, पहला देखिए पॉइंट, आरंभिक नगरों का विकास सिंधु व इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का जो विकास लगभग है 5000 वर्ष पूर्व हुआ। अब वही चीज़ सेम पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है, एक और दो दोनों, और न तो एक और न ही दो। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जो पहले पॉइंट बोला गया है कि जो आरंभिक नगरों का विकास हुआ था सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा पॉइंट बोला जाता है कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ, तो ये चीज़ आपका गलत बोला गया है। गंगा और इसकी जो सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ था वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। कितने, 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, न कि 5000 वर्ष पूर्व। तो इस तरीके से आपके बहुत से क्वेश्चन जो है हो गए। तो आपको एक जानकारी और भी मिल गई कि 2500 वर्ष पहले जो है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो है नगरों का विकास हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ये बार बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है एग्जाम में, क्या अवंती, वज्जी, काशी और मगध। तो अगर हम बात करते हैं जो गंगा नदी के दक्षिण में इसकी जो सहायक नदी सोन थी, इसके आसपास का जो क्षेत्र था उसको प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे, बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये पांडुलिपि से रिलेटेड है और पूछा गया है कि पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है पूछा है, और नहीं वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको काफ़ी आप सतर्कता से आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि गलतियां इसी में ज़्यादातर होती हैं। पहला जो बोला गया है कि अतीत में हाथ से लिखी गई जो पुस्तकें होती थी पांडुलिपि कहलाती थी।
ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही बोला गया है, किसके बारे में, पांडुलिपि के बारे में। दूसरा पॉइंट दिया गया है कि अंग्रेजी में जो पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है, जो लैटिन भाषा के शब्द मैनु यानी कि जिसका अर्थ होता है हाथ से लिख निकला है, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही बोला गया है, किसके बारे में, पांडुलिपि के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है दोस्तों कि पांडुलिपियां जो है ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है अगर आप पढ़े हैं एनसीईआरटी नोट्स। और दोस्तों आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यदि आपको एनसीईआरटी नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर आप कमेंट कर दीजिए, वहाँ पर आपको PDF जो है फ्री में नोट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। ये देखिए केवल संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई हैं और ना ही ये केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। तो ये ऑप्शन पांडुलिपि के बारे में क्या बोला गया है, गलत है, ये कथन सही नहीं है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है कि ऐसे लेख जो केवल पत्थरों पर उत्कीर्ण किए जाते हैं अभिलेख है। क्या यह बात सही है? जी नहीं सही है। इसमें क्या बोला गया है कि ऐसे लेख जो पत्थरों और धातु पर भी क्या किए जाते हैं, उत्कीर्ण किए जाते हैं, वो अभिलेख कहलाते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, क्योंकि केवल पत्थर पे बोल दिया है, जबकि ये धातुओं पर भी उत्कीर्ण किए जाते थे। दूसरा पॉइंट है कि कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ व देख सकें और उनका पालन कर सकें। ये पॉइंट आपका सही है, किसके बारे में, अभिलेख के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा पॉइंट है वो सही है। इस वजह से जो आपका सही आंसर बनेगा केवल ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, यानी केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया है कि अशोक का कांधार से जो प्राप्त अभिलेख है निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है। पहला ऑप्शन है आपका अरामाइक और ब्राह्मी लिपि, दूसरा है यूनानी और ब्राह्मी लिपि, तीसरा है देवनागरी और तमिल, और चौथा है यूनानी और अरामाइक। अगर हम बात करें जो अशोक का जो कांधार से प्राप्त अभिलेख था वो लिखा गया था आपका यूनानी और अरामाइक लिपि में, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जो राख के साक्ष्य मिले हैं वो किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। तो आपको पता होगा कि जो राख के साक्ष्य मिले हैं किस पूरा पाषाणिक स्थल से मिले हैं। ऑप्शन जो आपका दिया गया है भीमबेटका की गुफाएं, कुरनूल गुफा, कोल्डिहवा, हुस्गी। अगर आपको याद होगा तो मैं बता दूं कि आपको जो राख के साक्ष्य मिले थे वो आपके मिले थे कुरनूल गुफा से। कहाँ से? कुरनूल गुफा से मिले थे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा गया है कि जो मध्य पाषाण युग में जलवायु परिवर्तन से आए नए बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मध्य पाषाण में जो जलवायु परिवर्तन हुआ था उसके बारे में कुछ संदर्भ जो कुछ कथन है उनके बारे में आपको विचार करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। पहला पॉइंट इसके बारे में बोला गया है कि बदलावों से जो तापमान में वृद्धि हुई और घास के मैदान विकसित होने लगे। ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है कि जैसे ही तापमान में क्या हुई, वृद्धि हुई, तो घास के मैदान विकसित होने लगे। दिया है इसी काल में मछली भोजन का जो है महत्वपूर्ण स्रोत बनी। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है उसके बारे में। तीसरा पॉइंट बोला गया है कि गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। यानी अगर हम बात करें कि जलवायु परिवर्तन से जो आए नए बदलावों के संदर्भ में जो विचार दिए गए हैं वो तीनों की तीनों बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, क्योंकि इसी में दिया हुआ है 1 और 2 और 3 तीनों जो है कि कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दिया गया है कि मानव सभ्यता के आरंभिक काल, जिसको प्रागैतिहासिक काल के नाम से भी जाना जाता है, को सुविधानुसार 3 भागों में बांटा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 में से नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया है।
तो आप जानते होंगे कि जो आपका आरंभिक काल यानी प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है वो आपके कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, ये जो है कि तीनों जो है इन्हीं 3 कालखंडों में इसको बांटा गया है। और एक बच जाता है महापाषाण काल, तो ये उन 3 में से नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन रहा आपके सामने। क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। दिया है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उपर्युक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते हैं? देखिए कितना ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो किस किस काल के औजारों को माइक्रोलिथ अथवा लघु पाषाण कहते थे? तो वो काल है आपका मध्य पाषाण काल। यानी कि राइट आंसर बन जाएगा केवल 2 और वो है ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों पूछा गया है कि भारत में शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या दिया गया है? पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पढ़िए। दिया गया है कि भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्राचीनतम प्रमाण नवपाषाण युग से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद दिया है कि आंध्र प्रदेश के पटने नामक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। वहीं दिया है कि प्रागैतिहासिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों पर चित्रांकन और इनसे मनके बनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि केवल 3 जो है आपके भारत में जो शुतुरमुर्ग के साक्ष्यों के संदर्भ में साक्ष्य मिले हैं वो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर आपका 12 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया? ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ता हूं, क्योंकि आपने भी कुछ पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप दे ही सकते हैं। यदि आपने कुछ भी थोड़ी सी भी तैयारी की है एसएसटी की, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बिल्कुल जो है दे सकते हैं और इस आंसर को आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ये क्वेश्चन आपको छोड़ दे रहे हैं, आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं? पहला है आपका पय्यमपल्ली, दूसरा हल्लूर, महागड़ा, गुफक्राल, बुर्ज हो। और नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो अगर हम बात करते हैं जो शुरुआती कृषक और पशुपालक थे वो इन जो होने के साक्ष्य हैं इन सभी जगहों से मिले हैं। यानी पय्यमपल्ली से भी मिले हैं, हल्लूर से भी मिले हैं, महागड़ा से भी मिले हैं, गुफक्राल से भी मिले हैं और बुर्ज होम से भी मिले हैं। यानी ये पांचों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में ही दिया है 1, 2, 3 एंड 4। तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा पूरा स्थल कृषि व पशुपालन से संबंध नहीं रखता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला क्वेश्चन है, गलती कर देंगे। कुरनूल, मेहरगढ़, कुलडीहवा, चिरांद, दाओजली हेडिंग। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए, यानी कि कौन नहीं रखता है। तो देखिए, अगर मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी कृषि और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, कुलडीहवा से भी मिले हैं, चिरांद से भी मिले हैं, दाओजली हेडिंग से भी मिले हैं, पर कुरनूल गुफा से नहीं मिले हैं। यहाँ से क्या मिले हैं? आपके राख के, कुरनूल की गुफाएं जो हैं यहाँ से आपके राख के अवशेष मिले हैं, याद रखेंगे। तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर भी बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा, क्योंकि इसी में दिया हुआ है केवल 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका दिया गया है कि पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं।
दिया है कि बुर्ज-होम पुरास्थल से प्राप्त ऐसे साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट दिया है कि यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। एक चीज़ आपको अगर थोड़ा सा हिंट दे दे तो इस क्वेश्चन का आंसर शायद आप दे सकते हैं। जो बुर्ज होम है ना आपका पुराना, वो आज के कहाँ पर था? तो आज के समय में वो कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में था। अब आप शायद इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि क्या पॉइंट सही होगा। तो दिया है यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे और इन घरों को गर्तावास कहा जाता था। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। वहीं दूसरा पॉइंट दिया है कि यहाँ से झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिलती हैं। ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 15 का राइट आंसर बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, कथन दिया गया है ए कि नवपाषाण काल के लोग कपड़े बुनने लगे थे, और दूसरा दिया है कारण कि नवपाषाण काल में कपास उपजाया जाने लगा था। तो दोनों कथन की अगर बात करें दोस्तों तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। चूंकि कपास जाने लगा था, इस वजह से कपड़े बुनने लगे थे, तो कारण भी बिल्कुल सही है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चंस आपको अधिक मिलेंगे, इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट स्थित है? पहला है आपका बोलन दर्रा, दूसरा है गोमल दर्रा, तीसरा है खैबर दर्रा और डी है आपका काराकोरम दर्रा। अगर हम मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ आपका जो स्थित है वो बोलन दर्रे के पास आपका स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन में कथन जो दिया है कि मेहरगढ़ से जो प्राप्त कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही बोला गया है, अगर आपको याद होगा तो। कारण दिया है कि मेहरगढ़ के लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए तो वो सामान रखा जाता था, क्योंकि उन लोग का ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। तो ये दोनों पॉइंट जो है मेहरगढ़ के बारे में सही बोला गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही हैं और उसका स्पष्टीकरण भी यार सही है, क्योंकि जीवन होता है ये मानना था, इस वजह से वो सामान रखते थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है दोस्तों कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र में निम्नलिखित में से किस पालतू को मृतक के साथ दफनाया गया था? यानी पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है, दफनाया तो जाता था पर कौन सा जो है कि पालतू जानवर जो है दफनाया जाता था मृतक के साथ में? बकरी, कुत्ता, भेड़, मुर्गी। तो देखिए अगर हम बात करेंगे जो दफनाया जाने वाला पशु था, पालतू था, वो कौन सा था? तो वो था आपका बकरी। यानी बकरी को जो है किसी भी आदमी के साथ कब्र में जो है दफना दिया जाता था कि वो जो है मरने के बाद जो है उसके काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछा गया है कि निम्नलिखित पुरास्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र की घाटी की एक पहाड़ी पर स्थित है? पहला है मेहरगढ़, दूसरा है हल्लूर, तीसरा है गुफकाल और चौथा है दाऊजली हेडिंग। अगर आप इसमें से देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र की जो घाटी है उसकी पहाड़ी पर स्थित कौन है, तो वो है आपका दाऊजली हेडिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। तो दोस्तों आपको वीडियोस कैसी लगी है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, और वीडियो आपको पसंद आई है, क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे दोस्तों, क्योंकि ये सीरीज आपकी 7 दिन की आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है आपके सीटेट एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों मिलेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।